परिवार ने सपोर्ट किया, गांव वालों ने सपोर्ट किया, बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा और सभी लोगों ने सपोर्ट दिया और मुझे फ्री कर दिया कि आप समाज सेवा में लग जाओ, आप जितने लोगों की मदद करो। और मैं थैंक्स करता हूं अपने दोस्त सुफियान खान को, जिन्होंने मुझे इसके लिए चुना। मतलब और भी दोस्त हैं हमारे, लेकिन इन्होंने पर्सनली मुझे ही चुना और मैं थैंक्स गॉड को करता हूँ, ईश्वर को करता हूँ, अल्लाह को करता हूँ मैं कि उसने मुझे चुना इनके माध्यम से कि नेक काम में मेरे साथ आए। और यार धर्म की राजनीति करने वाले, नफरत फैलाने वाले हिंदू मुसलमान के नाम पे कहाँ है? नहीं, इन दोनों से सीखो। हमारे यहाँ तो इस प्रकार के, हमारे गाँव में किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक कोई भी बात नहीं होती है। घुमक्कड़। नमस्कार, मेरा नाम वसीम है और इस वक्त मैं मौजूद हूं आजमगढ़ जिले के गांव में। गांव का नाम है मखनहा और मेरे साथ दो युवा मौजूद हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि जब भी आजमगढ़ का जिक्र आता है मेरी ज़ुबान पे तो मेरे चेहरे पे चमक आ जाती है। हो भी क्यों ना, आजमगढ़ की माटी की जो तासीर है वो ऐसी है। और उसके बाद अगर कुछ उसमें जोड़ा जाए तो जब ऐसे युवा साथ हों तो मुस्कुराहट आना लाजमी है। ये जो दो युवा मेरी दाहिनी तरफ खड़े हैं वो कोई आम इंसान नहीं है, ये कई लोगों की मुस्कुराहटों का सबब बने। जब हमारे देश में कोरोना ने दस्तक दी, चारों तरफ हाय तौबा मच गई, लोगों का पलायन चल रहा था, तब इन लोगों ने आगे बढ़ कर के, जैसे देश के कोने में तमाम युवाओं ने, तमाम समाज सेवी संगठनों ने सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के साथ या उससे आगे जा कर के लोगों की मदद की, उनको खाने के पैकेट्स उपलब्ध कराए, जहाँ ज़रूरत पड़ी आर्थिक रूप से तब भी उनकी मदद की और जिन भी चीज़ों की ज़रूरत थी लोगों ने जैसे तैसे मदद करके हर एक दूसरे को चाहा कि वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुँच जाएं। तो जो जस्ट मेरे दाहिनी तरफ खड़े हैं, अब देर ना करते हुए उनसे बातचीत करेंगे। इनका नाम है सुफियान कैसर, सुफियान कैसर खान है, जबकि दूसरे युवा जो हैं गरुण जायसवाल हैं। आप लोगों की एक सोसाइटी है ग्रीन वेलफेयर सोसाइटी। अभी हालिया बीते वर्ष जून 2020 में आप लोगों ने इस सोसाइटी को बनाया और जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, अपनी भूमिका जब मैं बता रहा था कि इन युवाओं ने बहुत मेहनत करके लोगों की मदद किया है और उस मदद की वजह से ये पूरे क्षेत्र में, पूरे ज़िले में, आसपास के ज़िलों में चर्चा का विषय बने रहे। तो सबसे पहले स्वागत है, आप दोनों लोगों का ही स्वागत है। धन्यवाद वसीम भाई। सुफियान भाई, शुरुआत आपसे करूंगा कि जब कोरोना चल रहा था, बुरी तरह से हमारा देश परेशान था, इसमें लोग पलायन कर रहे थे, तो उस समय क्या सोच करके आपका एक कॉल आया था मेरे पास कि मैं लोगों की मदद करना चाहता हूं, किस तरह से किया जाए? तो क्या सोच करके एक युवा की सोच इस तरह से बदली कि वो लोगों की मदद करने के लिए उसने ठाना और अपनी टीम के साथ आप जुट गए? तो वसीम भाई, इसका मैं आपको बहुत डिटेल में बताते हुए शुरू करना चाहूँगा कि जब कोरोना चालू हुआ उस टाइम पे मैं पूना में था। जब चीन में चालू हुआ तो उस टाइम पे मैं पूना में था जी। तो मैं उस दौरान आया था मेरे नेटिव प्लेस आजमगढ़ मखनहा में। तो 2 हफ्ते का वर्क फ्रॉम होम था और 2 हफ्ते की छुट्टी थी मेरी। तो जैसा कि मेरी कंपनी ने मुझे इस बारे में इंटीमेट कर दिया था, कुछ फीडबैक और सर्वे ले रही थी, उस सिलसिले में मुझे लगा कि लॉकडाउन इंडिया में भी लगेगा। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो वही सोच के मैंने सोचा कि अब कोरोना में अभी लॉकडाउन वगैरह लगेगा तो इनिशियली ये तो स्टेप मोदी जी ने जो उठाया, जनता कर्फ्यू, फिर लॉकडाउन, जो कुछ भी हुआ, तो एक रात में ऐसे सोए था और मेरे गांव के बारे में कुछ ऐसे बहुत ही मायूस और बहुत ही गरीब टाइप के जो लोग थे, जिनकी मतलब अगर हम उनकी ये बात करें कि अगर कमाएंगे नहीं एक दिन तो उनकी एक वक्त की मतलब चूल नहीं जलेगी। समझ रहे इस बात को? खाना पीना बंद हो जाएगा उनका। तो यही रात में सोते सोते मैं अम्मी से बात की इस सिलसिले में। तो अम्मी काफ़ी रात हो गई तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, बोले ठीक है सुबह मुड़ के बात करेंगे हम। तो वालिद साहब से बात, थोड़ा मायूस हो गया था मैं, थोड़ा इमोशनल टाइप हूँ वसीम भाई इस सिलसिले के लिए। अभी आप देखेंगे थोड़ा इमोशनल अटैचमेंट है मेरा। तो उस सिलसिले में अब्बू से मैं बात किया मेरे कि अब्बू ऐसी ऐसी बात है। 4-5 लोगों का नाम याद था मुझे, जैसे कि मदारी वगैरह लगा, तो बहुत ही निहायत गरीब है वो बंदा। तो ऐसे 4-5 लोग मेरे जहन में थे। तो मैं अब्बू से बात किया, अब्बू ऐसी ऐसी बात है, तो मैं उनको एक सैलरी मेरा मतलब डोनेट करना चाहता हूँ, तो आपकी इजाज़त चाहता हूँ। उन्होंने बोला ठीक है। तो बोले बेटा बहुत ही अच्छा नेक काम है, तुम इसमें हमारी भी इमदाद चाहो तो हम देंगे। हमारे कुछ दोस्त वगैरह वो लोग भी ऐसे काम में जानना चाहते हैं, करना चाहते हैं। तो रात में मैंने एक लिस्ट बनाया और मेरे जो बचपन के फ्रेंड है, बहुत अच्छे मतलब युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, पहले टीचिंग करते थे, तो इनसे बगल के ही हैं हमारे,
तो इनसे मैंने व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया। तो बाहर आए, घर के बाहर मुझसे बात हुई इनकी। होने के बाद मैंने कहा गरुण एक काम करो, आप यहाँ के जो है मतलब एक कोटेदार भी हैं और यहाँ की दुकान वगैरह चलाते किराने की। तो मैंने कहा एक काम करिए, आप ये बात हमारे आपके बीच हो, कोई तीसरा इस बात को ना जाने। आप पैकेट बना के और जितने भी हैं जो लिस्ट बना लो, मुझसे ज़्यादा मतलब जानकारी आपको ही रहेगी कि कौन निहायत गरीब है। मैं तो बचपन से जानता हूँ ये बहुत ही निहायत गरीब है। जिन्होंने लिस्ट बनाई, मुझे रात में दिया। देने के बाद मुझसे कह रहे हैं कि इतने हैं। मैं कहा ठीक है आप दे दो। मैं तो ऐसा करना चाहता हूँ कि मैं दाहिने हाथ से दूँ, मेरे बाएं को भी ना खबर हो। तो इन्होंने कहा ठीक है खान साहब कोई बात नहीं, ऐसे मैं कर दूंगा। फिर सुबह में क्या मालूम किया, इन्होंने कहा साथ में आप भी रहना। मैं कहा ठीक है। तो हम लोग जाके निकलने के बाद फिर जब फील्ड पे आए हम लोग, आने के बाद मालूम पड़ा कि बहुत ऐसे मतलब गरीब लोग हैं जिनके चूल्हे बुझ चुके हैं ऑलरेडी। बुझने वाले नहीं, बुझ चुके हैं। तो फिर इसके बारे में सोचने लगे हम लोग, यार इसकी तो कुछ तो मतलब फाइंड आउट करना पड़ेगा हमको। तो उस दौरान 24 तारीख को आई गेस लॉकडाउन लगा था। तो मैंने उनको जो राशन वगैरह दिया था उसमें इतना था कि वो लोग 3 दिन आराम से गुजर कर सकते थे। पैकेट बना के दिया। पैकेट बना के उसमें मेरे ख्याल से 4-5 किलो गल्ला, ये सब वो क्वांटिटी गरुण बता देंगे। तो उसके बाद और मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी उस दौरान मेरे ख्याल से 1000 रुपीज़ का कुछ इमदाद किया था उन लोगों ने। तो मेरा ये कैलकुलेशन था कि अभी 4-5 दिन इसमें गुजर बसर हो जाएगा, 1000 रुपये मिलेंगे तो वापस। और ये लॉकडाउन मतलब धीरे धीरे जब बढ़ेगा तो हमें नेक्स्ट अपडेट के लिए या नेक्स्ट रणनीति हमारी क्या होगी उस दौरान हम लोग डिसाइड करेंगे। तो ये प्लानिंग करके हमने निकल लिया। फिर पता चला कि अगर हम लोग ये कर रहे हैं, आसपास के भी ये बातें मतलब गुजगुजाहट होने लगी, बात आने लगी, सब लोग आने लगे भैया क्या मतलब। उनको ये लगा कि क्या गवर्नमेंट तो मदद नहीं कर रही है। उनको ये नहीं था कि हम लोग अपने मतलब अपनी तरफ से कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। मतलब किसी को इस बात का ये एहसास ना हो कि ये लोग आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं, या फिर थोड़ा जहन आदमी के इंसान में जाता है तो ऐसे। हाँ, तो इसलिए मैंने उनको ये क्लियर आउट कर दिया, सब ऐसा कुछ नहीं। ये ना खुले अल्फाज में हमने उनसे कहा था, ये तो ना तो सरकार की तरफ से, ना तो कोटेदार की तरफ से, ना तो प्रशासन की तरफ से, ना तो किसी प्रधान की तरफ से है। ये जो है हम लोग एक मदद के तौर पे उठ के आए हैं आप लोगों की मदद करने के लिए। क्षेत्र के लोगों का बीच में आपको रोक रहा हूँ, गरुण जी का भी एक रिएक्शन लेना चाहूँगा। जब आप लोगों ने इस काम को शुरू किया, क्षेत्र के लोगों का जिनको आप मदद पहुँचा रहे थे या जो बाहर से चल के आ रहे थे, उनके रिएक्शन क्या थे, क्या कह रहे थे इस वक्त? उनके चेहरे पे देखिए वसीम भाई बहुत ही अच्छी खुशी थी कि मतलब हमारे लिए कोई कुछ कर रहा है, जैसे आगे आया कोई कुछ करने के लिए। तो जब भी हम लोग जाते थे तो उनका चेहरा मायूस था उस समय। शुरू जब हम किए तो हमें लगा कि हमें ये जो हम लोग कर रहे हैं बहुत कम है। तो हमने इसके लिए जो है प्रशासन से अपडेट लिया क्योंकि कैसे क्या किया जाए, कि किन किन हमने अपने गांव के ही लिए नहीं, आसपास के जो गांव हैं और यहाँ से कम 15 किलोमीटर आगे शाहपुर, सारण ऐसे गांव हैं, वहाँ तक जाकर हमने प्रशासन से मदद लेकर और प्रशासन का मदद के तौर पे मतलब उनसे ये जानकारी लेकर कौन गरीब है, कौन ज़्यादा, हाँ कौन ज़्यादा किनको ये अनाज की आवश्यकता है, राशन की आवश्यकता है या अन्य कोई भी चीज़ जिस ज़रूरत को हम लोग पूरा कर सकें, ऐसा करने के लिए हम लोगों ने प्रशासन से लिस्ट मांगा कि गरीब कौन हो। उनके घर तक, यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर तक हम लोगों ने राशन पहुँचाया और उनके चेहरे पर खुशी मिली। जो राशन हम लोग दे रहे थे उससे जो है कम से कम उनका 3 से 4-5 दिन तक का, अगर 4 फैमिली है तो 5 दिन आराम से चल जाता था। तो ऐसा करते करते हमने फाइंड आउट किया कि बहुत ज़्यादा मात्रा में ये लोग हैं। अब हमें तो खुशी मिली इस बात की, हम लोग बहुत जो है प्रयास भी किए, तमाम लोग आगे भी आए कि अगर आप लोग हमारी मदद लेना चाहते। तमाम वॉलंटियर हमारे जो दोस्त यार हैं जो भी, उस समय तो लोग खाली ही थे, लगभग सभी लोग बैठे हुए थे घर पे, तो सब लोगों ने हमारी मदद की, खूब मदद की। हमारी संस्था के जो संस्था हम लोग शुरू किए, पहले हम लोग स्वयं सेवी संगठन मखना के नाम से रखे, फिर इसके बाद प्रशासन में श्रीमान दिनेश कुमार मिश्रा जो हमारे उप जिलाधिकारी महोदय और माननीय तहसीलदार महोदय श्री शक्ति प्रताप सिंह जी और नायब तहसीलदार धर्मेंद्र सिंह जी और ब्लॉक कोयलसा के जो BDO साहब हैं और अखिलेश चंद्र मिश्रा, उन्होंने उनके सहयोग से उन्होंने कहा आप लोग ऐसा कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं अपना संगठन जो है रजिस्टर करवाते। तो हमें लगा कि क्यों नहीं ऐसा करना चाहिए, हो सकता है समाज का इससे हमारी वजह से या हम लोग उसका माध्यम बने, सुधार का माध्यम बने। वहाँ से हम लोगों ने उनकी प्रेरणा मिली तो हम लोग आपस में बात किए, जो वॉलंटियर थे जो हमारे साथी थे उनसे बात किए। हम लोगों ने कम से कम 8 या 10 लोग
मिले और हम लोगों ने जो है ग्रीन वेलफेयर सोसाइटी की जून में जो है स्थापना की। और थैंक्स जो हमारे प्रशासन की तरफ से जो भी है उप जिलाधिकारी महोदय, नायब तहसीलदार और BDO, इनका हमें पूरा सहयोग मिला जिससे हमें और ऊर्जा मिलने लगी। ऐसा नहीं होता जैसे कोई आदमी अगर जा रहा हो और अगर कोई उसको सहयोग दे दे कि और तेज चलो, दौड़ो, भागो, तो हम लोग भागने की पोजीशन में हो गए। और ये जान लीजिए कि हमें बहुत ही खुशी मिली कि प्रशासन ने हमारा पूर्ण सहयोग किया। और मैं धन्यवाद करता हूं जो हमारे साथी हैं और जो हमारे SDM महोदय हैं और जो भी प्रशासन की तरफ से, यानी लोगों के समग्र सहयोग से हम लोग उस जो काल का कुचक्र था उससे बाहर निकल आए। उसके बाद अब सब कुछ सामान्य है पहले जैसा, हालांकि एहतियात बरती जा रही है। अब उन सारी पुरानी बातों को, क्योंकि तकलीफ देते हैं, याद करना मुनासिब नहीं है। हम लोगों ने भी जब कवर किया तो बहुत, ईश्वर न करे, अल्लाह न करे कभी जिंदगी में दोबारा आए। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ सुफियान कि जैसे बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, हिंदुस्तान में, आजमगढ़ में, है ना, बहुत, लेकिन मुख्तसर से लोग हैं, बहुत चंद लोग हैं जिनकी सोच इस तरह की होती है कि नहीं, किसी के लिए मदद की जाए, किसी को मदद पहुंचाई जाए, और कहीं ना कहीं इंसानियत जिंदा है, इस बात का सबूत है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि सुफियान कौन है, अपने बारे में बताएं ताकि लोगों को पता चल सके कि यार वो कौन सा इंसान है जिसने ऐसी सोच बनाई और अपने आसपास के लोगों की मदद करी। तो वसीम भाई देखिए, मैं भी शॉर्ट में, हाँ, ब्रीफ में ही बताऊंगा। एक मेरा गांव है मखना बाजार, पोस्ट हमारी डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़। इस गांव में मेरे दादा हुजूर जो एक हकीम थे जिनका नाम था मरहूम मोहम्मद समी खान, उनके 2 बच्चे थे, जनाब कैसर बेग खान, इब्रार खान। ये लोग मेडिकल फैमिली से आते थे। फिर हमारी जो शुरुआती तालीमी का जो था यही गांव के प्राइमरी स्कूल में हुआ था। फिर ये हमारा एक स्कूल तुलसी जूनियर हाई स्कूल, माननीय जगदम्बा सिंह बहुत उसके संस्थापक हैं। यहीं से सारी पढ़ाई वगैरह हुई थी। फिर उसके बाद मैं, वालिद साहब की ये ख्वाहिश थी कि बच्चा पढ़े, आगे बढ़े, मतलब यही बहुत बड़ा हथियार आज के, मैं भी इसके लिए बहुत ही मुतफक्किर रहता हूँ कि एजुकेशन हर एक के अंदर होनी चाहिए। जो मतलब मेरे वालिद साहब मुझे दिए हैं वो मतलब तालीम के लिए उनकी ये ख्वाहिश थी कि बेटा मेरा देश विदेश कहीं भी जाके पढ़े तो मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले ने चाहा, आप लोग की दुआ थी, माँ बाप की दुआ थी कि मैं पहुँचा पूना में। और वहाँ पे मेरी सारी जो है मतलब एक क्या बोल सकते हैं उसको, पढ़ाई लिखाई जितना भी हुआ अल्लाह के करम से मैंने जो है MCOM भी किया, MBA भी किया, MIS भी किया। बाकी दुश्वारियाँ आती हैं, सबके ज़िंदगी में आती हैं, हमारे भी ज़िंदगी में आई। लेकिन इस बात का फ़ख्र है कि माँ बाप ने पढ़ाया और उस लायक किया कि मतलब है, इमोशनल टच है, बाकी सब आपके सामने ही है। यही हमारा परिचय है। यानी फिर आपने यहाँ से मखना से शुरुआत किया, उसके बाद आपने पूना की तरफ का रुख किया? नहीं, उसके बाद हम गए थे बनारस, एक BHU में भी एडमिशन हुआ था हमारा। फिर मतलब मेरा मोटा मोटा निखर के पूना में आया, आपने वहाँ से MBA किया और MCOM किया। मतलब एक कहेंगे कि जवानी की परवान मेरी पूना में ही चढ़ी है। पहली पोस्टिंग कहाँ, चाहे वो पढ़ाई से, नौकरी कहाँ मिली? पहली नौकरी तो हमारे पूना में एक इन्फोसिस IT की कंपनी है, दुनिया की नामचीन बड़ी कंपनी। जी जी, आप भी इस चीज़ से वाकिफ हैं। तो मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी एज ए ट्रेनिंग लेने के लिए मैसूर में। तो मैसूर में तकरीबन 2013 में, अगस्त 2013, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, गए थे वहाँ पे ट्रेनिंग, 32 दिन की ट्रेनिंग थी। वापस हमारा लोकेशन जो मिला था, जॉब लोकेशन हमारा हिंजेवाड़ी पुणे था। उसके बाद वहाँ पे तकरीबन हम 2 साल काम किए। फिर उसके बाद इंटरेस्ट था कि आउट ऑफ इंडिया जाने के लिए। फिर मैं कहा जब मुझे इंडिया में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही तो मैं अपना देश छोड़ के विदेश क्यों जाऊँ। बिल्कुल सही। तो एक लक बाई चांस मैंने एक नामचीन कंपनी है ये मर्स ग्लोबल सर्विस सेंटर, एक्सपोर्ट में एक मेरा UAE क्लस्टर है, उसमें एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट मेरे अंडर आता है। तो उसमें 6 साल से कंटिन्यू अभी काम कर रहा हूँ। अभी लॉकडाउन के पीरियड में तकरीबन 1 साल से कंपनी मुझे वर्क फ्रॉम होम का एक्सटेंशन दे दी। मतलब दे नहीं थी, वो एक पैटर्न तो बन ही गया है। मेरे ख्याल से आने वाले टाइम पे एक पैटर्न ही बन जाएगा, उनके क्लॉज में ऐड कर दिया जाएगा, वर्क फ्रॉम होम करना ही पड़ेगा। तो वो कर रहे हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट अपडेट। बहुत सारी कंपनियां पानी की वजह से पिछले कुछ सालों में, कोरोना के पहले, पानी की किल्लत की वजह से उन्होंने वर्क फ्रॉम होम कर दिया था। अच्छा, हाँ, तो लगता है भविष्य में ये पैटर्न ये हो जाएगा, ये पैटर्न लाजमी हो जाएगा, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। क्योंकि देखेंगे आउट ऑफ इंडिया जो US वगैरह में ऐसा ही, चीन में भी है ऐसा। क्योंकि मेरी तो कंपनी ऑल ओवर दी वर्ल्ड है। चीन उनमें तो ऐसा पैटर्न है, वर्किंग डेज 5 डेज का होता है, लेकिन 3 डेज डे नाइट काम करते हैं, 4 दिन का छुट्टी ले लेते हैं। तो धीरे धीरे आदमी को ये फैसिलिटी मिलेगी, वो मतलब अपने ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाएगा।
काम तो करना ही है। काम तो करना ही है। अच्छा, बाकी कहीं कंपनी का कोई वो नहीं रहता कि नहीं काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है या अरे कैसे? नहीं नहीं वसीम भाई, इसके लिए तो मैं ये बात बताना भूल गया आपको कि मेरी जैसे कुछ कंपनी लोग ये सोचते हैं कि वर्क फ्रॉम रहेगा तो ठीक है, हम थोड़े समय में काम करके उसको निपटा करके नहीं नहीं नहीं, फिर तो आराम वो करेंगे। ईमानदारी नहीं नहीं नहीं, वो बेईमानी नहीं, ईमानदारी दिखानी पड़ती है। वो मुझे ये डर रहता है कि कंपनी बहुत लोग लेकिन मौकों पे चुकते नहीं है। हाँ, क्योंकि ऐसा लगता है जब हम लोग ऑफिस में रहते हो तो मैनेजर बॉस हमारा बाजू में रहता है कि ठीक है कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पे एक पिंग आएगा तो रिप्लाई आएगा 2 मिनट के बाद, बंदा डेस्क पे नहीं था। लेकिन इसलिए हम लोग मतलब करते ही नहीं, बेईमानी तो खून में है ही नहीं है। चलिए खैर, गरुण जी आपकी तरफ आता हूँ। किराने का व्यवसाय है आपका, वक्त बहुत कम रहता है, तो जब सुफियान ने आपको बताया कि मैं इस तरह से करना चाहता हूँ, और जब अधिकारियों ने आप लोगों को प्रेरित किया, तो उसके लिए जैसे संगठन का काम है, समय निकालना पड़ेगा, तो समय कैसे निकालते हैं? नहीं, तो बड़े भाई हैं हमारे और हमारा एक छोटा भाई है वरुण जायसवाल और संतोष जायसवाल, तो और पापा हैं, उनके सहारे हम लोगों ने कहा कि आप लोग थोड़ा देख लीजिए, हमें 1-2 महीने की छुट्टी दे दीजिए। और पूरी तरह से उन लोगों ने सपोर्ट किया, परिवार ने सपोर्ट किया, गांव वालों ने सपोर्ट किया, बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा और सभी लोगों ने सपोर्ट दिया और मुझे फ्री कर दिया कि आप समाज सेवा में लग जाओ, आप जितने लोगों की मदद करो। मेरे समझ से पूरी तरह से मुझे छूट थी और मैं थैंक्स करता हूँ अपने दोस्त सुफियान खान को, जिन्होंने मुझे इसके लिए चुना। मतलब और भी दोस्त हैं हमारे, लेकिन इन्होंने पर्सनली मुझे ही चुना और मैं थैंक्स गॉड को करता हूँ, ईश्वर को करता हूँ, अल्लाह को करता हूँ मैं कि उसने मुझे चुना इनके माध्यम से कि नेक काम मेरे साथ आए। और यार धर्म की राजनीति करने वाले, नफरत फैलाने वाले हिंदू मुसलमान के नाम पे कहाँ है वो लोग? नहीं, इन दोनों से सीखो। हमारे यहाँ तो इस प्रकार के, हमारे गाँव में किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक कोई भी बात नहीं होती है। और दूसरी बात, हमारे यहाँ एक प्राचीन पोखरा सन 1949 में हमारे पूर्वजों ने बनवाया था, हरिदास साहब ने बनवाया था, और वो मान के चलिए वो एकदम जंगल हो गया था। अगर हम लोग 2-3 साल और नहीं देते तो शायद वो मतलब अपना अस्तित्व खत्म कर देता। लेकिन खान साहब की मेहनत और हमारी मेहनत, हमारी टीम के सदस्य जो गांव के जितने नवयुवक थे उस समय वो खाली थे, उस समय उन लोगों के पास कोई काम नहीं था, लेकिन हम लोगों ने किया क्या, उन लोगों को प्रेरित किया और वो पोखरे की स्थिति हम लोगों ने मतलब अब तो नहा रहे हैं, जैसा स्विमिंग पूल हमारा हो गया और शहर में जैसा स्विमिंग पूल होता है उसी तरह से हम लोगों ने बना दिया और लगभग 100 से 150 आदमी जो है डेली उसमें नहाते हैं। जब गर्मी को स्विमिंग पूल बना दिए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारा जो अस्तित्व हमारा बच गया, हमारे पुरखों की धरोहर, वो हिंदू मुसलमान सबके लिए वो बहुत ही अच्छा, सब लोग नहाते हैं और हम लोगों के दिल को बहुत ही सुकून मिलता है कि हम लोगों के माध्यम से, हमारे पुरखों ने बनाया था और हम लोगों के माध्यम से, हमारे जनता के माध्यम से, हमारे नवयुवक भाइयों के माध्यम से ये साफ हुआ। और इसमें ट्यूबवेल की बोरिंग हम लोगों ने करवा दिया, जो भी खर्चा वर्चा हुआ हम लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिए और ऐसा करके हम लोगों ने उसको भरवाया। और प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि हमारे पोखरे की जो है एक बार मरम्मत हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहे, लेकिन फिर भी देखेंगे जैसा अब ऊपर वाला करेगा उस प्रकार से। हम आपने अपनी चीज़ों को बताया अपने दोस्त के साथ, फिर एक संस्था का गठन होता है जून 2020 में। मैनेजर आपने बनाया उनको, या बने वो आप आपस में आपकी आपसी सहमति से, तो और उसके बाद कहाँ तक संस्था अब तक पहुंची है, किस तरह से लोगों की मदद करते हैं, पैमाना क्या है, किसी की ज़रूरत को मापने का पैमाना क्या है कि किस तरह का नीडी है? देखिए वसीम भाई, ऐसे गांव में मालूम पड़ गए ये लोग मतलब एक भलाई के लिए निकले हुए हैं, तो कोई भी काम रहता है, जैसे वो अभी आ जाएंगे गांव के, ए बाबू थोड़ा हमारा वो लाइट बिल भर दो, मालूम जाना पड़ता है उनको, अतरेट बूढ़न पे यहाँ वहाँ जाना पड़ता है। ये 2 मिनट का काम है, बैठे फुरकान को बोलिए तो गरुण को बोल दिया यार लैपटॉप है भर दो उनका बिल, पैसा तो वही लोग दे रहे हैं ना। ये लाइट बिल का कनेक्शन हो गया, फिर उसके अलावा मतलब छोटे छोटे आधार कार्ड हो गया, ये सब छोटे छोटे काम जो है जो आदमी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कर सकता है, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके लिए ये लोग चक्कर लगाते लगाते मायूस होकर वापस आ जाते हैं। तो यही सब है, धीरे धीरे मालूम पड़ रहा है उनको क्या क्या ज़रूरत है। गांव वालों को कोई ऐसी बहुत भारी ज़रूरत नहीं वसीम भाई, हकीकत में आपको बोल रहा हूँ, छोटी छोटी चीजें, वो छोटी चीज इतना पहाड़ बन जाता है उनके लिए कि वो मैं सोच के परेशान हो जाता हूँ, घर से नहीं निकलना चाहते, घर से परेशानी सोच करके। हाँ। अच्छा ये बताइए कि ग्रीन सोसाइटी जो है, ग्रीन वेलफेयर सोसाइटी, क्या एजुकेशन के सेक्टर में भी कुछ काम करेगी? क्योंकि बार बार कहा गया है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि शिक्षा से ही अंधकार दूर किया जा सकता है। तो वसीम भाई देखिए, अभी मेरे प्लान में ये है कि एक आप मेरे ख्याल से अगर माहौल गए होंगे तो उसके पहले सर सैयद अहमद गर्ल्स कॉलेज है जी, वहाँ पे जिस सिटी से मैं पढ़ के आता हूँ, माननीय पीए इनामदार साहब, तो उन्होंने वहाँ पे अपने संस्था के लिए और यहाँ पे जो गर्ल्स वाले उनको करीब 62 कंप्यूटर्स का एक ये दिया हुआ है, लैब दिया हुआ है। तो हम लोग भी यही कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे तालीम के इदारे में कुछ चालू करें
अगर नहीं होगा तो हम शासन से, ऐसे बहुत सारे हमारे पूना में भी हैं जो मतलब इमदाद करने के लिए तैयार रहते हैं। तो कंप्यूटर लैब वगैरह की ज़रूरत होगी तो हम उसके लिए ऑर्गेनाइज़ करेंगे। तो और हमारे पास जगह की भी कोई ऐसी मतलब चुनौती तो नहीं है सामने, हम लोग उसमें करके बच्चों को जो बेसिक शिक्षा है, जैसे कि कंप्यूटर, अभी तो कंप्यूटर बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है समय, हाँ बहुत ही नेसेसरी हो गया उनको, मतलब कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। सोचना भी मुश्किल है बिल्कुल। अभी डिजिटल इंडिया मोदी जी तो कह ही दिए हैं, तो वो करना ही पड़ेगा। भारत की बाही उतारेंगे उसको। नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो हमारी आपकी कोशिशें उनको वहाँ तक पहुँचा सकती हैं। तो मेरा इसके मतलब प्लानिंग में है, वो शिक्षा के क्षेत्र में मैंने गरुड़ से, ये एक विद्यालय के अध्यापक भी रह चुके हैं। हाँ, तो इनके और मेरे प्रयास में ये है, हमारे फ्यूचर प्लानिंग में है कि बच्चों को नहीं मतलब क्या कह सकते हो, शुरुआती तौर पे उनकी कोचिंग हो, ट्यूशन के तरह। हाँ, कोचिंग उनकी सपोर्ट करना उनको, हम लोगों का ये लक्ष्य है। अभी सामने 1-2 बच्चे हैं, शाम में आते हैं मेरे पास, बैठते हैं 2-3 घंटे प्रोत्साहित किया जाए कि मतलब आगे पढ़ो। हाँ, वो हम लोग से पूछते हैं किस लाइन में जाए, हम कहे तुम्हारा जो इच्छा है उस लाइन में बताओ, हम लोग उधर ही आप लोगों को प्रोसेस करेंगे। भाई देखिए अभी मतलब इसमें काउंसलिंग वगैरह भी कुछ, काउंसलिंग का शुरू हो चुका ऑलरेडी मेरे पास, शुरू हो चुका है। एज ए काउंसलर मैं ही उन लोग की काउंसलिंग कर रहा हूँ और 1-2 घंटे वक्त निकाल कर उन लोग बच्चों को इकट्ठा करता हूँ, उनको जो मैं बेसिक चीज़ें रहती है बताता हूँ। अभी लॉकडाउन के दौरान तो आप देख ही रहे हैं कि स्कूल वगैरह बंद है, तो लोग स्कूल जा भी नहीं पा रहे हैं, थोड़ी उनकी रुचि नहीं है उसमें। तो आने वाले टाइम पे 1-2 मतलब हम ऐसा करेंगे कि मतलब टीचर वगैरह पकड़ के लाएंगे, उनका ऑर्गेनाइज करेंगे उनको, नहीं मतलब डे बोर्डिंग, डे केयर होता है जो, उस टाइप का कि मतलब एक शुरुआत हो। अब मेरा आखिरी सवाल है आप दोनों लोगों से ही, चाहे तो 1 मिनट आप बोल करके दूसरे को मौका दे सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से आप लोगों ने मेहनत किया, देश के तमाम युवाओं ने, समाज सेवी संगठनों ने मेहनत करके एक बड़ी बीमारी से हम लोग निजात पाए हैं कह सकते हैं। अभी पूरी तरह से ख़त्म तो नहीं हुई है, लेकिन फिर भी निकल गए हैं मोटा मोटा, नहीं तो पूरे बाजार बंद रहते थे, सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता था और लोग मतलब घुटन की जिंदगी जी रहे थे। उससे तो आज़ादी मिल ही गई है। तो देश के लोगों से क्या कहेंगे, आप लोगों का क्या संदेश है, ताकि जो ये जुड़ाव जो है, बॉन्डिंग जो है ना, एक दूसरे के प्रति ये जो विश्वास की भावना है कि नहीं यार, अगर सुफियान ने सोचा है गरुण के लिए तो कुछ बेहतर होगा, गरुण ने कुछ किया है सुफियान के लिए तो वो समाज के लिए बेहतर होगा, ताकि लोग एक दूसरे पे परस्पर विश्वास करके, एक दूसरे का सहयोग करके आगे भी इस तरह की जो भी दुश्वारियां परेशानियां भविष्य में आए उससे निपटा जा सके। ये तो वसीम भाई, मैं इसको एक छोटी सी मतलब ये मिसाल के तौर पे आपको, अभी जो आप मीडिया के क्षेत्र से आए हुए हैं, आप देखेंगे मीडिया कितनी नफरत फैला रही है, समझ रहे हैं आप, वहीं से विश्वास टूटा है लोगों का। एक हिंदू मुस्लिम, ये मंदिर मस्जिद का मुद्दा वहीं से पकड़ा हुआ है। लेकिन अगर हमारे बारे में कोई कुछ कह रहा है तो हमें तुरंत तो उसके ऊपर मतलब रिएक्शन नहीं देना चाहिए, पहले उसका मतलब सोर्स पता करें कि हकीकत क्या है। सही बात। जब तक उसको हम पता नहीं करेंगे तब तक अंधकार में रहेंगे। तो ये मतलब फूड जो डालते हैं, ये मतलब हम हमारी कम इल्मी की वजह से कि हम उसको फाइंड आउट नहीं करते क्या हकीकत है, क्या सही है, क्या गलत, तो वो पता नहीं करते, वो उलझ जाते हैं अपने आप में और हमारे वहाँ पे सारी प्लानिंग चौपट हो जाती है जी। हम उससे उभर ही नहीं पाते हैं फिर जी। तो मेरा यही सब लोगों से आग्रह होगा कि आपस में भाईचारगी बनाए रहें, एक दूसरे के साथ बन के काम करें, एक दूसरे के लिए खड़े हों। इसमें मतलब जो ना इत्तेफाकियाँ पैदा कर रहे हैं आप लोग, मैं इशारों में बात करूंगा कि बहुत सारे मतलब फैक्टर्स हो सकते हैं, उन फैक्टर को नज़रअंदाज करते हुए आपसी भाईचारगी बनाए रखें। बहुत सही बात। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी जो है खान साहब की बात से सहमत हूँ और चाहता हूँ कि मेरे गाँव में, क्षेत्र में, देश में जो भी अमन और शांति कायम रहे और हिंदू मुसलमान की जो भावना है, जो भी इसको पैदा करता है, मैं चाहता हूँ कि ऐसी भावना ना पैदा करे जिससे हमारी जो समाज है, समाज के लोग हैं, जो छोटे या बड़े लोग, जो भी लोग हैं, इस प्रकार की दिक्कतें ना झेलें कि हमें ग्लानि महसूस हो कि आपस में लड़ना पड़े, इस प्रकार की भावना ना हो। ये हमारे गांव में तो ऐसा नहीं है, हम लोग ऐसा सोचते हैं और लोगों को समझाते भी हैं कि आप लोग ऐसा ना करें। और हम जैसा हम लोगों के बीच में है, मैं चाहता हूँ पूरे देश में हो, पूरे क्षेत्र में हो भाईचारा कायम। जी, एकदम भाईचारा कायम रहे। तो देखा आपने कोरोना महामारी में इन दोनों जाबाज युवाओं ने किस तरह से मिल करके उस बीमारी के साथ लड़ा, लोगों की भूख को शांत किया और लोगों की ज़रूरतों को आज भी पूरा करते आ रहे हैं। और आगे भी भविष्य में योजना है कि शिक्षा के क्षेत्र में ये लोग काम करें। और इन दोनों ने जो मैसेज दिया है समाज को, थोड़ा सा 2 दिन पीछे आपको ले जाना चाहूँगा मैं। अभी गाबा में ऑस्ट्रेलिया को भारत ने हराया, 3 विकेट से हराया। तो उसमें शुभमन गिल करके हैं जो भारतीय ओपनर हैं, उन्होंने 91 रन बनाए थे। और सिराज अहमद जो पेसर हैं, तेज गेंदबाज हैं, उन्होंने 5 विकेट लिए थे। और ऋषभ पंत
ये सब मिला करके किसी ने कहा कि ये हिंदू हैं, किसी ने कहा जिसने 5 विकेट लिए वो मुसलमान है, शुभमन ने 91 रन बनाए और वो सिख हैं। यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर के भारत की जो परिकल्पना है उसको मूर्त रूप देते हैं, उसको साकार करते हैं। तो हमारी भी यही कोशिश है, हम तमाम ऐसे युवाओं से भविष्य में भी आपको मिलाते रहेंगे जो एकता की, अखंडता की मिसाल हैं, जिनसे भारत बनता है, जिससे हिंदुस्तान बनता है। हमसे बातचीत करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।